हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 5 है, जल। तो आज के क्लास जो है ये हम लोगों का डिस्कशन का है, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए जल, जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। थलसाला मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे लगाया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग थलसाला कहते हैं। तो ये भी हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। कैसे है, तो जैसे यहाँ पे जल चक्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो कि समुद्र, नदी, तालाब की जो भी पानी होती है ना, वो सूर्य की जो रोशनी होती है, सॉरी मतलब धूप के कारण और गर्म के कारण जो रहती है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है, और जब गर्म होती है तो वो भाप बन जाता है। ये जो प्रक्रिया होता है इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ये जब जाता है ऊपर की ओर आसमान में, तो ये आपका जो है आपका फिर वहाँ पे ठंड हो जाता है और जो रहता है बादल के रूप में रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। और फिर जब ठंडा होने के बाद तो ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, और फिर वही समुद्र में, तालाब में वो पानी जो है बरसात के समय वो भर जाता है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी जो है आपका गर्म होती है, वाष्पीकरण से वो भाप बनती है, फिर ऊपर की ओर जाती है, फिर वहाँ ठंडा होता है, फिर ठंडा होने के बाद फिर से वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। मतलब ये प्रक्रिया जो रहता है चलते ही रहता है, और इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो देखिए, अधिकतर जो हमारी जो पानी होती है ना, अलवल जल के मुख्य स्रोत क्या है? नदी है, ताल है और सोते हैं और हिमनद है। ठीक है, और महासागर और समुद्र का जल जो रहता है ये लवणीय होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ही सोडियम क्लोराइड रहेगा, और यह खाने में उपयोग किया जाने वाला जो है नमक होता है, और आप इस पानी को जो है पी नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी पीने योग्य पानी अगर हमारा देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो कौन कौन सा अलवण जल हमें कहाँ से मिलता है? तो आपका नदी हो गया, ताल हो गया, सोते हो गया, हिमनद हो गया। और कहाँ का पानी जो रहता है लवणीय होता है। तो लवणीय जो रहता है महासागर और समुद्र का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ही भारी मात्रा में रहता है, जिसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। पानी पीने लायक जो रहता है नहीं रहता है। लवणता क्या होती है? तो 1000 ग्राम जल में मौजूद जितनी भी नमक की मात्रा होती है ना, उसी को हम लोग लवणता कहते हैं। ठीक है, महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जल का वितरण देखें तो देखिए ये जो है आपका अलग अलग जगह पे कितने जल पाया जाता है। जैसे कि महासागर में इतना है, बर्फ क्षत्रक में इतना है, भूमिगत जल इतना है। ठीक है, तो ये जो है बस ये इस तरीके से जो है हमारा जल जो है आपका अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जगह पे पाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इजराइल के मृत सागर को। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे कि एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया गया है कि अलवण जल का वितरण के बारे में। जैसे कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। अलवण जल मतलब वो जल जो कि हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 लीटर पानी है और पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन से 12 चम्मच अगर हम लोग निकाल के किसी कटोरों में रख लें तो वो जो 12 चम्मच पानी है वही अलवण जल है, यानी जो कि पीने लायक है। और अलवण जल कहाँ से? समुद्र, सॉरी समुद्र बोल रहे हैं, नदी तालाब से जो पानी मिल रही है उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पानी इतना होने के बावजूद जो है उस पानी को हम लोग पीने योग्य नहीं हो सकता है, बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसलिए हमें जो है पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब महासागरीय परिसंचरण के बारे में देखिए क्या है। तो समुद्र तट पर जो नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा
हमेशा जो रहता है गतिमान रहता है, तो ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार व्यंगीकृत जो है हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्वार भाटा और धाराएं, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। तरंगे क्या होता है, तो देखिए जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। जितना तेज पवन बहती है, तरंग जो रहता है उतनी ही बड़ी होती है। तो समुद्र तट में पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो ये दृश्य आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में कि कैसे तरंगों के साथ गेंद जो है तट पर जो है वापस लौट आता है, और जहाँ महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, जैसे कि ऊपर की ओर रहता है फिर वो गिर जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरंग देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होती है और इसके कारण बहुत ही विनाश होता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण जो है महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी था वो 150 मीटर मापा गया है, और ये तरंगे जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। तो याद रखिएगा, जैसे कि 2004 में जो सुनामी आया था ना, उसमें इंदिरा पॉइंट जो था, जो कि अंडमान और निकोबार का था, वो जो है डूब गया था, ठीक है। तो सुनामी जो है एक जापानी भाषा के एक शब्द है, इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे होता है। मतलब जब पवनें बहुत तेज चलती है ना, और ये तरंगे जब उठती है तो कभी कभी ये बहुत ही विशाल तरंगे होती है और इसी के कारण बहुत ही विनाश होता है, ठीक है। तो और जब ये बहुत ही मतलब कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ज्वारीय तरंगे होती है ना, बहुत ही ऊंचाई तक जो आता है, इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो जब सुनामी आया था तो उसमें आप देख सकते होंगे कि कितना तांडव हुआ था, कितने लोग मारे गए थे और बहुत ही भारी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में पैमाने पर 9.0 मतलब 9 मतलब 9 हम लोग कह सकते हैं मापी गई थी, ठीक है। तो कब आया था, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे आया था। तो इसके जहाँ पे क्या हुआ था, तो जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान द्वीप समूह में, वो भी जो है डूब गया था। और इसमें जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति जो है 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई थी, और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 300 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, और काफ़ी क्षेत्र को ये प्रभावित किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश में के तटीय प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये सब था थोड़ा सा तरंगे, समझ में आ गया कि तरंग में क्या है। यहाँ पे सुनामी कब आया था, ऐसे इससे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ज्वार भाटा, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दिन में जो है 2 बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना होता है, इसी को ज्वार भाटा कहलाता है। यानी जल का जो गिरना और उठना होता है उसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। और जो सावधानिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा किसको कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल तट के जब बड़े हिस्से को डुबोता है तब उसे ज्वार कहा जाता है, और जब वो निम्नतम स्तर तक आ जाता है आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की यहाँ पे सूर्य है और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा क्यों आता है, समझ में आया, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो रहता है तीनों एक सीधा होता है, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। सबसे जो ऊंचा ज्वार कब उठता है, पूर्णिमा के समय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो रहता है तीनों एक ही सीधा होता है, इसलिए होता है। इस ज्वार को बिहत और इसी ज्वार को बिहत ज्वार कहते हैं, समझ में आ गया। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में होता है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो
चाँद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी पर विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल का पड़ता है और इसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है और इसको हम लोग लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन देख लिए। अब उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, तो याद रखिएगा कौन सा ज्वार जो रहता है नौ संचालन के लिए सहायक होता है तो उच्च ज्वार होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। उच्च ज्वार जो रहता है मछली पकड़ने में भी मदद होता है। उच्च ज्वार के द्वारा अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियाँ पकड़ लेते हैं और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है। अब यहाँ से जो भी स्टेटमेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो याद रखिएगा कि ज्वार भाटा से उच्च ज्वार से क्या क्या चीज़ें होती है, तो नौ संचालन में सहायक होती है, फिर मछली पकड़ने के लिए सहायक होती है, बंदरगाह तक पहुँचने के लिए सहायक होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि विद्युत उत्पादन के लिए भी ये सहायक होती है। देखिए एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरे, बाल्टी का एक और निमजन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर शोधन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। ठीक है, अब महासागरीय धाराएं यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। देखिए गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है और ठंडी धाराएं ध्रुवों की तरह ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेबाडोर महासागरीय अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर आपको बता रहे हैं कि लेबाडोर महासागरीय जो धाराएं जो है शीत जल धाराएं होती है, याद रखिएगा, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धाराएं होती है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र किस जगह को मानते हैं, तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है उसको हम लोग सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास या उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है कहाँ है, जापान के आसपास और अमेरिका के पूर्वी तट तट और सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र किसको माना गया है, तो ऐसा स्थान को जहाँ पर गर्म और शीत धाराएं जल धाराएं मिलती है कहाँ और इसका कुछ उदाहरण तो जापान के आसपास और अमेरिका के पूर्वी तट पर ये जो जगह है ये आपका सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पे हमें 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिला। तो ऐसे ही लेकिन हम आपको पूरा चैप्टर इसलिए बता दिए क्योंकि हमें कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, इसलिए एक बार हमें चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से क्वेश्चन हमें मिल सकता था वो चीज़ पे हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुके। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।